हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज, अपडेट और उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। कोशिश हमारी यह है कि आपको हर तरफ से इंफॉर्मेशन मिले ताकि आप समझ सकें कि दुनिया किस तरफ मुड़ रही है। आखिर क्या हुआ कि गाजा में मौजूद हमास के लोगों ने पूरी दुनिया की सियासत पर इतना बड़ा असर डाला है कि आज इजराइल और अमेरिका कुछ चीजों में अलग अलग नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि अब उतना ब्लैंक चेक अमेरिका की तरफ से इजराइल को नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा यूरोप में भी जिस तरह के हालात हैं उसमें भी एक तरह से इजराइल आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, खासतौर पर नेतन्याहू, जिन्हें अब अमेरिका चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी हुकूमत से हटें। इसके अलावा रेजिस्टेंस मोर्चे पर क्या कुछ हो रहा है। पिछले हफ्ते रेजिस्टेंस मोर्चे के सभी लीडर्स की ऑनलाइन मुलाकात हुई, जिसको टेलीविजन पर दिखाया गया। बहुत ही तालमेल नजर आ रहा है। उसके अलावा ईरान के तरफ से जो धमकी है इजराइल को जवाबी कार्रवाई की, जो दमिश्क में उन्होंने आईआरजीसी के लोगों को कत्ल किया है उनके कॉन्सुलेट पर, उसके जवाब में उन्होंने कह दिया कि इजराइल की कोई भी एम्बेसी सेफ नहीं है। उसके बाद खबर है कि 28 मुल्कों में भारत समेत इजराइल की एम्बेसियां खाली या बंद हुई हुई हैं। तो इन हालात को फिरोज मीठी बोरवाला साहब कैसे देख रहे हैं? वो इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने 2010-11 में ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉय इंडिया से गाजा को जो गया था उसको लीड किया था। उसके अलावा ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम और मुसलसल दुनिया भर में जो फिलिस्तीन पर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें अक्सर वो शरीक होते हैं। बहुत गहरा इन्वॉल्वमेंट है। आप कहते हैं कि वो कमिटेड है ग्लोबल स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड ज़ायनिज्म। आप भी उनको काफी पसंद करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर अब से पहले भी कई बार वो हमें वक्त दे चुके हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि 6 महीने से ज्यादा हो चुके, अब जंग की क्या हालत है? वो जो एक टेम्पो बनाया जा रहा था कि हमास को 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे और क्या क्या होगा, अब 6 महीने के बाद इजराइल कहां खड़ा है, अमेरिका कहां है और हमास कहां है? आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? दुनिया की सियासत पर इसका क्या असर है? जी, गाजा एक छोटी सी जगह और उसकी 2.3 मिलियन आबादी ने दुनिया की पूरे बैलेंस ऑफ पावर को बदल दिया है। आज गाजा का सवाल, पैलेस्टाइन का सवाल वापस नंबर 1 पे आ चुका है। 7 अक्टूबर के पहले नेतन्याहू बोल रहा था कि पैलेस्टाइन के सवाल का कोई मतलब नहीं रहा है। ये साइन कर रहा है, इब्राहिम अकॉर्ड्स हो रहे, सऊदी भी मेरे साथ है। पैलेस्टाइन को पूछ कौन रहा है कि उसने यूनाइटेड नेशंस में जाके जो बात बोली थी। और आज बात पूरी उल्टी हो चुकी है कि 6 महीने बाद आज पैलेस्टाइन नंबर 1 पे है और इजराइल के साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। इट हैज बिकम द इंटरनेशनल पराया स्टेट। डीप आइसोलेशन है अभी इजराइल का वर्ल्ड वाइड। इजराइल आइसोलेटेड वर्ल्ड वाइड एंड इजराइल इज डिवाइडेड विद इन। मतलब जो हजारों लोग रोज सड़कों पे आके, टेंस ऑफ थाउजेंड्स इन टेल अवीव अक्रॉस इजराइल जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कोई खुशी का प्रोटेस्ट थोड़ी है कि हम लोगों ने गाजा में बहुत बड़ी जीत ली 6 महीने के बाद, नरसंहार करने के बाद, 33 लोग को मारने के बाद, स्कूल, अस्पताल, डॉक्टर, एड वर्कर्स, जर्नलिस्ट को मारने के बाद। ये खुशी के प्रोटेस्ट थोड़ी है। 2 कारण से प्रोटेस्ट हो रहा है कि एक तो जो हॉस्टेजेस के नाम पर आप बोल रहे कि हमारे घर वालों को आप लेके आएंगे, वो भी नहीं लेके आए। हमास को खत्म करेंगे, वो भी नहीं कर पाए। और तीसरी बात कि हम तो हार गए जंग। 6 महीने के बाद 70,000 टन बम के बाद जो अमेरिका को 7 साल लगे, आपने 6 महीने के अंदर इतना इस्तेमाल कर लिया है। उसके बावजूद भी वहां की जनता सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। आप उसको भूखे मार रहे हो। स्टारवेशन लेवल्स पर बात आ चुकी है, मगर एक सफेद झंडा नहीं है। एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि हम इजराइल के सामने घुटने टेकने के तैयार है, हमें नहीं चाहिए पैलेस्टाइन स्टेट, हमें भेज दो इजिप्ट, हमें भेज दो कोई दूसरे देश, हमको नहीं चाहिए। ये किस किस्म के लोग हैं? मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अगर कोई चोजन पीपल ऑफ अल्लाह है तो वो पैलेस्टाइन के लोग हैं। तो पॉइंट के जी
तो 6 महीने के अंदर पूरी की पूरी काया पलट हो चुकी है। और जो 7 अक्टूबर के बाद जो विक्टिम कार्ड इजराइल हर बार प्ले करता है, वो विक्टिम कार्ड कुछ 7 दिन चला, क्योंकि उसने वो भी झूठ बोला था कि 40 बच्चों को मारा, बलात्कार हुए, ये हुआ, वो भी सब झूठी बात थी। खुद अपने लोग को उसने मारा था, पूरा हैनिबल ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। तो वो 7 दिन तक वो बात नैरेटिव चला, मगर उससे पहले जो अल अली हॉस्पिटल पे हमला किया, और वो भी बोला कि नहीं इस्लामिक जिहाद नहीं किया है, बाद में पता चला कि उसको हॉस्पिटल और स्कूल तो टारगेट, और कॉलेज और मस्जिदें तो टारगेट करनी थी, घरों को खत्म करना था। तो वो 6 महीने के बाद आप देखिए 7 अक्टूबर को क्या नैरेटिव था, और आज क्या नैरेटिव है 7 अप्रैल के बाद, हम लोग 6 महीने के बाद मिल रहे हैं। तो दुनिया बदल चुकी है। अच्छा, ये जो दुनिया बदल चुकी, इसमें इसमें आने वाले वक्त में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक 2-3 थियरी हैं। एक तो ये कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, दोनों मुल्क पीसफुल रहे, उसके लिए हमास भी तैयार नहीं है, उधर इजराइल भी फिलिस्तीनियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जंग के मैदान में हालत यह है कि जब उनके फौजी छुट्टी पर जाते हैं तो डांस करते हैं। अब तो बाकायदा गजा से उन्होंने फौजें वापस बुलानी शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है कि हमास जो शर्त रख रहा है वो समझौते से पहले ही वो पूरी करने का इशारा दे रहे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा? क्या इजराइल रहेगा या फिलिस्तीन रहेगा? मौजूदा हालात में क्या कुछ लगता है? देखिए, जो भी इंटरनेशनल ताकतें काम करी है, उनका बोलना है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ बात बढ़ी जाए। इजराइल को मंजूर नहीं, वो तो नेतन्याहू पहले से बोल रहा है। इनफैक्ट हमास ने 1987-88 में भी वो तैयार था बातचीत के लिए। 2017 में भी उसने 2 स्टेट सॉल्यूशन एक्सेप्ट किया है। सन 2002 में सभी अरब मुल्कों ने एक्सेप्ट किया है कि हम आपको रिकग्नाइज कर लेंगे, 2 स्टेट सॉल्यूशन करो। तो अरबों और फिलिस्तीनियों की तरफ से कोई कमी नहीं रही हाथ बटाने के लिए, ओके। मगर वो अपने सत्ता और पावर में इतने घमंड उनको आ चुका था, एरोगेंस आ चुका था कि कौन सी ताकत हमारे सामने है। जब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन हमारे सामने है तो तुम्हारी क्या औकात है। और जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी, यूएई, कतर, आसपास के मुल्क भी उनके साथ हो गए थे। तो उनको लग रहा था कि हमारा कोई उखाड़ नहीं सकता। मगर अभी परिस्थिति ऐसी बदल चुकी है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर है, उसने वो बता दिया है कि नंबर 1 हमास और जो नेशनल रेजिस्टेंस है, द पॉइंट इज दैट इफ यू डू नॉट डिफीट अ guerrilla army, द guerrilla army is won। अगर वो guerrilla आर्मी 6 महीने के बाद खड़ी है, इसका मतलब है कि इजराइल जंग हार चुकी है। सिंपल कैलकुलेशन होता है, वो कोई नई बात नहीं बोल रहा। वो वियतनाम पे भी लागू होता था, जहाँ भी कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट guerrilla आर्मी खड़ी थी। अफगानिस्तान में वही हुआ, फाइनली अमेरिका को भागना पड़ा, इराक से भी भागना पड़ा। तो नंबर 1 ये है कि हमास और रेजिस्टेंस खड़ा है, जिसका मतलब है कि इजराइल हार चुका है। क्योंकि नेतन्याहू बोल रहा था कि लंबी जंग होगी, मगर इतनी लंबी जंग उसको भी अंदाजा नहीं था, ओके, कि 6 महीने के बाद इतना नरसंहार करने के बाद मैं हमास के 10% को भी नहीं हरा पाऊंगा। क्योंकि हमास का बोलना है कि मेरा 10% ही अभी तक नुकसान हुआ, 90% तो मेरा सब कुछ अभी भी ठीक है, ओके। और कोई आंकड़े इजराइल बता नहीं पा रहा कि कितने हमास के लोगों को मारा है उसने, कोई आंकड़े उनके पास नहीं है। ये 33,000 जो मारे गए हैं, उसमें 70% तो बच्चे और औरतें हैं, बाकी के जो मर्द होंगे। तो इसमें से हमास के फाइटर्स कितने हैं वो तो इजराइल को कोई आंकड़ा नहीं है, वो तो बस बम ही बम मार रहा है, ठीक है। सो नंबर 1। नंबर 2 जो पॉइंट है कि अभी जो चेंज हुआ है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर भी चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि बाइडेन समझ गया कि नवंबर 2024 में हार जाएगा। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो जूइश लॉबी है, जो चक शूमर वगैरह जो सबसे सीनियर जूइश लीडर है अमेरिका में, उसने बयान दे दिया नेतन्याहू के खिलाफ। क्योंकि वो भी समझ गए नंबर 1 कि एक बहुत बड़ा एंटी जूइश सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया में फैल रहा है, जो यहूदी आबादी वापस संकट में आ जाएगी। इजराइल के कारण हम लोग सब संकट में आ जाएंगे। दूसरी बात कि नेतन्याहू के थ्रू से अभी कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता। नेतन्याहू फेल हो गया, हम लोगों ने हथियार दिए, बम दिए, सब कुछ दिया, मगर नेतन्याहू फेल गया। इसका मतलब है कि अभी आपको सरकार को बदलना पड़ेगा। योव गालांत के नाम चल रहा है, और वो गया भी था अमेरिका 2 बार उन सबको मिलने। तो लगता है रेजिम चेंज अभी बाइडेन, जैसे आपने कल मुझे कहा था कि अभी एक दोस्त की रेजिम चेंज करेगा, ये यहाँ तक नौबत आ चुकी है। और 40 सीनियर कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने बाइडेन को लेटर लिखा है कि सीज फायर होना चाहिए, और जो हम लोग हथियार दे रहे हैं उसको कंडीशनल करो, क्योंकि ये वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, ओके। तो आज पोजीशन ये है कि जो पब्लिक ओपिनियन है अमेरिका के अंदर, 50% डिसअप्रूव, ओनली 36% अप्रूव।
और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी 38% आर विद पैलेस्टाइन, 36% आर अगेंस्ट इजराइल। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो राइट विंग क्रिश्चियन आबादी है। तो इतना बड़ा जो चेंज हुआ है ये पूरे पब्लिक ओपिनियन में 6 महीने के अंदर, मतलब आप देखिए कि बेसिकली इन ब्रिटेन लेबर पार्टी का जो वोटर है 71% इज अगेंस्ट इजराइल, 9% इज फॉर इजराइल। लिबरल डेमोक्रेट्स में 70% फॉर पैलेस्टाइन, 14% अगेंस्ट इजराइल। टोरीज में भी 38 और 36 हो चुका है। ओके, एंड दे आर बेसिकली सेइंग, दे कॉलिंग फॉर अ बैन ऑन वेपन्स एंड दे आर सेइंग दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। 59% बोल रहा है कि ये पूरा वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स हो रहा है, और 56% ब्रिटेन में बोल रहे हैं कि बैन करो हथियारों को। ओके, तो ये बहुत बड़ी पोजीशन अमेरिका और यूरोप में बदली है, और ब्रिटेन और अमेरिका में खास करके। इसलिए बाइडेन अपनी जान बचाने के लिए, वो हाईली करप्ट है और टोटली ज़ायनिस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा फंडिंग जो जाती है ज़ायनिस्ट लॉबी की अमेरिका में, वो बाइडेन को जाती है। मगर क्योंकि इफ्तार एक बहुत बड़ा सिग्नल था, वो छोटी बात नहीं है कि एक मुसलमान जाने के लिए नहीं तैयार था इफ्तार को लेकर। कोई भी ऐसा नहीं था कि बाइडेन के साथ फोटो निकाल लो। ओके, और जहां जहां भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स की मीटिंग हो रही है, वहां नौजवान यहूदी, पैलेस्टीनियन सब जा रहे हैं और एक एक मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जेनोसाइड जो के नारे चल रहे, एक हिलरी हो, ओबामा हो, कोई नहीं बचा है इससे। तो बहुत बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट है अमेरिका में, जब डेमोक्रेटिक पार्टी का भी हाल बहुत खराब है। दूसरी जो बात है कि ब्रिटेन में 600 फॉर्मर जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, एकेडमिक्स, लॉयर्स ने एक लंबा लेटर लिखा है, जारी किया है ऋषि सुनक को, कि बेसिकली इजराइल इज वायलेटिंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। ओके, एंड वी आर इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वॉर क्राइम्स की बात की है। ये बहुत बड़ा संदेशा है, इसलिए डेविड कैमरून को भी पोजीशन लेना पड़ा कि वी हैव टू रीथिंक आवर रिलेशनशिप विद इजराइल इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ वेपन्स। ऋषि सुनक को भी सीएसआर की बात करनी पड़ी, क्योंकि उनको भी बात समझ में आ रही है कि अगर ये वॉर क्राइम्स के ट्राइब्यूनल चले तो हम लोग भी जाके फंसने वाले। ओके, और जर्मनी, मुझे ये नहीं पता था, मगर अमेरिका नंबर 1 है, जर्मनी नंबर 2 है हथियार देने में। 60% अमेरिका देता है, 30% से ज्यादा जर्मनी देता है। ये दो देशों 90% सप्लाई तो वहां से आ रहा है। ओके, तो इन पे भी मुकदमा चलाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका जर्मनी को भी लेके जा रही है, निकारागुआ, कोलंबिया, ये सब जो साउथ अमेरिका के देश है, ये सब एक एक को घसीट कर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आ रहा है। आज आप देखो कि क्या हो चुका है कि छोटे देश आज बड़े बड़े ताकतवर देशों को घसीट कर लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। ओके, सो देन द अदर पॉइंट कम्स के नेतन्याहू की जो पोजीशन है, उसने ईरान पे, जो ईरानियन कॉन्सुलेट पे जो हमला किया, शिफा हॉस्पिटल पे भयंकर हुआ है, जो वॉर क्राइम्स हुए हैं, मतलब वहाँ पेशेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, मतलब जो कत्लेआम किया उन्होंने शिफा हॉस्पिटल में, मतलब ये नाजी से बढ़कर ये लोग हैं, जर्मन नाजी से बुरे ये जूइश ज़ायनिस्ट इजरायली लोग हैं। ये तो अभी खुलकर लोग दुनिया में, मैं तो उनको जूडियो ज़ायनिस्ट ही बोलता हूँ, जूडियो नाजीज ही बोलता है एक्चुअली। ओके, तो द पॉइंट इज के शिफा हॉस्पिटल के बाद जो पूरा एक्सपोज हुआ, और इसलिए अल जजीरा को उन्होंने टारगेट किया है कि इनका यहाँ का बंद करो। ठीक है, तो नेतन्याहू समझ चुका था कि भाई मैं भी फंस चुका हूँ, ना मैं रफा में जा सकता हूँ क्योंकि हथियार ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, और गलती बहुत बड़ी की कि उन्होंने वो वर्ल्ड किचन वालों को टारगेट किया, 7 में से 6 ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, पोलिश और ये फिरंगी सिटीजन थे। तो मतलब आप वेस्टर्न रेसिज्म की हिपोक्रेसी देखिए कि 6 फिरंग मरे तो इतना, या 35,000 मरे, उसमें इतना बवाला नहीं हुआ जितने 7 इनके मरे। ये तो वेस्टर्न रेसिज्म का प्रॉब्लम है। ओके, तो द पॉइंट इज दैट इजराइल पब्लिक, मतलब जो पब्लिक ओपिनियन वेस्टर्न इतना तेजी से बदला है, खास करके ये हमले के बाद भी, कि नेतन्याहू ने बाद में जाके ईरानियन कौंसिल पे हमला किया कि कुछ भी करके नैरेटिव बदली जाए, ईरान ने अगर मेरे पे रिटेलिएट कर लिया तो मेरा तो काम हो गया, आई कैन अगेन पे द विक्टिम कार्ड एंड देन ड्रैग इन अमेरिका, ब्रिटेन के, देखो ईरान अभी जंग में आ चुका है। द बेस्ट ऑप्शन फॉर ईरान इज इन टर्म्स ऑफ रिटेलिएशन इज नॉट टू रिटेलिएट, क्योंकि वैसे भी ईरान सबको सपोर्ट कर ही रहा है, चाहे वो पैलेस्टाइन के अंदर हो, हिजबुल्लाह हो, लेबनान में इराकी रेजिस्टेंस हो, सीरिया की सरकार हो, यमन हो, सब जगह ईरान का हाथ है, सब जगह ईरान का सपोर्ट है। उनके बिना तो ये वेस्ट एशिया का रेजिस्टेंस खड़ा ही नहीं हो सकता, वो तो सब लोग इस बात को मानते हैं। और इतने डर गए कि 28 इजरायली कॉन्सुलेट और एम्बेसी बंद करके भागे, बंबई और दिल्ली की भी बंद हो गई है। ओके, और मैं तो बोलता हूँ कि ईरान को खाली गाड़ी भेजनी है। अच्छा मिठी बोरवाला साहब, आपने कई बातें बताई, इसमें मुझे ये बताइए कि ये सब होने के बावजूद
नेतन्याहू की तरफ से जो आखिरी अनाउंसमेंट है वो ये कह रहा है कि रफा के सिलसिले में हमने डेट तय कर ली है, हम हमला करेंगे, उसके बगैर हमास खत्म नहीं होगा। अब ये किस हिम्मत पे कह रहा है अगर अमेरिका उसका साथ नहीं दे रहा है? अमेरिका ने हथियार देने तो बंद किए नहीं, बातें सब कर रहा है। तो इस दोगलेपन का अमेरिका कब तक ये ड्रामा करता रहेगा कि फोन पर डांटते भी रहें और हथियार भी देते रहें? तो ये तमाशा क्या दुनिया नहीं देख रही है? नहीं, तमाशा दुनिया देख भी रही है। अमेरिका खुद आइसोलेट हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के हर एक वोट में अमेरिका अलग थलग पड़ जाता है। मतलब जो इजराइल पराया स्टेट बन चुका है, तो अमेरिका भी पराया स्टेट बन चुका है। और ब्रिटेन और फ्रांस भी वोट पैलेस्टाइन के पक्ष में कर डालते हैं। हम लोग ने अभी एब्सटेंड किया था, मगर सीज फायर के लिए इस बार अमेरिका ने वीटो नहीं किया, एब्सटेंड करना पड़ा। बाद में बोला कि वो मतलब इट इज़ नॉट कि यूएन ने कहा तो ये करना ही होगा। वो भी उनकी झूठी बात है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन होता है उसको तो अमल करना पड़ता है। तो नेतन्याहू को बोलना पड़ रहा है, और उसके साथ वो खान यूनिस से अपनी ब्रिगेड्स भी हटा रहा है। ठीक है, तो उसको एक बोलबाला बना के रखना पड़ेगा कि भाई मैं तो हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। मगर लगातार ये जो कायरो में बैठकें हो रही है, मेरा मानना है कि ईद तक सीज फायर की संभावना काफ़ी स्ट्रांग है और पॉसिबिलिटीज काफ़ी स्ट्रांग है। नेतन्याहू रफा में जाएगा तो भी गया, रफा में नहीं भी जाएगा तो गया, नेतन्याहू तो गया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, क्योंकि ये कुछ लोग बोल रहे थे कि हमास ने अटैक करके नेतन्याहू का फायदा कर दिया है, नेतन्याहू इलेक्शन जीत कर आएगा। मैंने बोला ये नहीं होने वाला। नेतन्याहू बहुत ही अनपॉपुलर हो गया था सुप्रीम कोर्ट के सब इश्यूज को लेकर, क्योंकि नेतन्याहू बहुत बुरी तरीके से करप्शन केस में फंसा है, और वो करप्शन केसेस आगे बढ़ेंगे तो ये जेल में जाएगा। इसलिए नेतन्याहू ने पहले गाजा पे बॉम्बिंग की, और बाद में ये पूरा 7 अक्टूबर का फायदा उठाकर, उसको पता था कि 7 अक्टूबर होने वाला है, उसने होने दिया, उसने अपने लोगों को भी मरवाया। ठीक है, हॉस्टेजेस की बात थी कि मैं हॉस्टेज को छुड़ाया, उसके बॉम्बिंग में भी पता नहीं कितने हॉस्टेज मर गए। ठीक है, सो द पॉइंट इज के नेतन्याहू हैज बिकम नाउ ए प्रॉब्लम फॉर इजराइल। इसलिए इजराइल में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉबी है जो नेतन्याहू को हटाकर रहेगी, अमेरिका की मदद से करेगी। अच्छा, एक चीज जो खास बात समझने की है, वो अमेरिका और ईरान के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, जो इशारे आए हैं, उसमें ऐसा लगा कि अब इजराइल से दूर हट करके शायद अमेरिका अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। गिड़गिड़ा रहा है मैं इसलिए कह रहा हूं कि जॉन किर्बी ने, जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस के, उन्होंने ये कहा कि हमने ईरान को कहा है कि हम दमिश्क वाले हमले में शामिल नहीं थे, और हमें वो हमारे फौजी अड्डों पर हमला ना करे, और ये कि हम हमारा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो कुछ दमिश्क में हुआ है हमें तो पहले पता भी नहीं था। तो ये इस तरह से माफी जैसी हालत में F-35 जहाज जो अमेरिका के हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं ईरानियन कॉन्सुलेट पर हमला करने के लिए। इसलिए उससे वो इनकार कैसे कर सकते हैं? कैसे तालमेल के बगैर ऐसे हो गया? लेकिन अब हालत अमेरिका की भी और इजराइल की भी खौफ की यह है कि वो डायरेक्ट माफी मांग रहे हैं, वो एम्बेसियां बंद कर रहे हैं 28 मुल्कों में। तो क्या है, ईरान की वो ताकत कौन सी है जिसकी वजह से ये जो अपने आप को सबसे बड़ी एक सुपर पावर कहता था, एक सबसे बड़ी फौजी ताकत कहता था, कहां चली गई वो ताकत? ईरान एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। अमेरिका तो 250-300 साल पहले आया है। ईरान एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, तो वो जानता है कि पेशेंटली ये काम करना है। उसका एक स्टेइंग पावर है, वो अपनी ताकत को भी बना रहा है। रोज नए नए हथियार का इजाद होकर हम लोग देख ही रहे कि उसके नए मिसाइल्स, और उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाइना रशिया वगैरह से हो रहा है। तो वो ईरान अपनी ताकत बनाते जा रहा है, और ईरान चेस में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। इसराइल से तो अच्छे मुझे दिख रहे अभी। तो द पॉइंट इज कि ईरान को पता है कि एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, द ईरानियन आर्ट ऑफ बॉइलिंग द फ्रॉग। कि वो जो कहानी है ना कि एक मेंढक को डाल दो पानी में और गर्म पानी, तो पता नहीं चलता है कि कब पानी कितना गर्म हो गया। वही इजराइल का हाल है। वो पानी गर्म होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। वहाँ से आप देखोगे कि हेजबोला ने जो अपना एक ऑपरेशन नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे चला है, 5 लाख तो उनके सेटलमेंट ही खाली हो गए, और उनको समझ भी नहीं आ रहा कि, और योव गोलान का बोलना था हम लोग बेरूट का भी वही हाल करेंगे, हम लोग लेबनान में भी वही आक्रमण करने वाले हैं, हम लोग लिटानी रिवर साउथ लेबनान लेने वाले, कुछ कर नहीं पा रहे। दूसरी बात है कि सीरियन गोलान हाइट्स में भी ऑपरेशन चालू है। हमको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं आ रहा,
खबरें नहीं आ रही है, मगर सीरिया में भी ज़्यादा जो हमले अभी हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, वो इसलिए हो रहा है कि सीरिया भी पैलेस्टाइन के रेजिस्टेंस के सपोर्ट में बहुत ही एक्टिव हो चुका है। मगर सीरिया को 3-4 जगह से ये आक्रमण झेलना पड़ रहा है। एक तो टर्किश फ्रंट से, टर्की भी, एर्दोगान भी कम नहीं, और एर्दोगान हारा भी इसलिए है क्योंकि इसने पैलेस्टाइन की कॉज को बिट्रे किया। इकोनॉमी बहुत खराब है, कर्डिश वोट भी पूरा उनके विरोध में गया है। मगर एर्दोगान ने जो पैलेस्टाइन कॉज को बिट्रे किया है, इसलिए न्यू वेलफेयर पार्टी बनी और एक बहुत बड़ा वोट का तबका उससे अलग हो गया। तो एर्दोगान को खलीफा नहीं है, एर्दोगान एक इंटरनेशनल ओवैसी है, जो इंडियन अपने समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो टर्किश बॉर्डर पे भी प्रॉब्लम है, आईसिस और अलकायदा भी एक्टिव है अंडर अमेरिकन इजरायली प्रोटेक्शन, और जो कर्डिश फोर्सेज है वो भी अमेरिकन प्रोटेक्शन का। तो सीरिया वो भी लड़ाई लड़ रहा है। अगर गोलान हाइट्स में इराकी, ईरानियन, और मैं तो बोलता हूँ कि बड़े पैमाने पे हुती को उतारो, और हेजबोला, ये सब भी गोलान हाइट्स में एक्टिव है। और गोलान हाइट्स को आज़ाद करना, मैं मानता हूँ कि ये टाइम पे एक आसान बात है, क्योंकि इसराइल इतने फ्रंट पे लड़ ही नहीं पा रहा है, वो दिख ही रहा है। ओके, मतलब गाजा को 6 महीने के बाद आप एक सिविलियन पॉपुलेशन को मार मार के नहीं कर पाए, तो जब पूरी रेजिस्टेंस आर्मीज उतर गई गोलान में, तो सीरिया तो काफ़ी जल्दी उसको अपनी आज़ाद कर लेगा। उसके साथ जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि इराक की रेजिस्टेंस भी, मतलब मैंने को खबर पड़ी थी कि 12,000 इराक की रेजिस्टेंस जॉर्डन आने के लिए तैयार है। मैं वो समझा नहीं, शायद आप मुझे समझा दीजिए कि वो जॉर्डन आके क्या करने वाले। मेरा मानना है कि ये पूरे इलाके का रेजिस्टेंस की ताकत अभी गोलान हाइट्स में उतरनी चाहिए, और गोलान हाइट्स में अगर बड़ी जंग चालू हो जाएगी तो इजरायली आर्मी फिर बटेगी। नॉर्दर्न फ्रंट पे उसको हेजबोला के सामने भी लड़ना होगा, सीरियन फ्रंट पे, गोलान हाइट्स के फ्रंट पे उसको लड़ना होगा, और गाजा में तो जो है वो चल ही रहा है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जॉर्डन में बहुत बड़ा अपराइजिंग चल रहा है, और उसके क्या परिणाम आ सकते हैं वो बोलना मुश्किल है। कुछ बड़ी अपराइजिंग हो गई तो राजा को भागना पड़ सकता है, यहाँ तक नौबत है, क्योंकि 60 to 70% पॉपुलेशन पैलेस्टाइन है। आर्मी और पुलिस बेडुइन होती है वहाँ, मगर इजिप्ट और मोरक्को में भी बहुत ही बड़ा उबाल है ये सब चीज़ों को लेकर। सो दिस इज वेयर वी आर रीजनली। इंटरनेशनली बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है, रीजनली बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है। इजराइल आइसोलेटेड है इंटरनेशनली और डिवाइडेड है विद इन, वो हाईली कंफ्यूज स्टेट में। दैट इज वेयर वी आर। अच्छा, आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है, ईरान और अमेरिका क्या इजराइल के खात्मे में किसी ना किसी तरह से अलग अलग तरीके का रोल अदा करेंगे? क्या होगा? ये तो रजीम चेंज तक की तो बात सामने आ गई कि इजराइल में हुकूमत बदलवाना चाहता है अमेरिका। ईरान तो पूरी तरह से इजराइल का खात्मा चाहता है, और वो खुल करके कहता है उसमें कभी कोई उसने तकल्लुफ नहीं किया, और उसी बात को लेकर के नेतन्याहू दुनिया भर में सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं कि साहब हमारा तो वजूद ही खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में, जबकि ईरान ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है प्रॉक्सीज के जरिए भी, और डायरेक्ट उसके पास काफी बड़ी फौजी ताकत है, और टेक्नोलॉजी है उसके पास। अभी जो मेरे पास ताजा खबर है वो लेबनान की तरफ से 2 दिन पहले 33,000 फीट की ऊंचाई पर ड्रोन को गिराया है हिजबुल्लाह के लोगों ने। तो इसका मतलब यह है कि उस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी इन रेजिस्टेंस फोर्सेस के पास भी पहुंच गई है। अभी एक और खबर आई थी 2 दिन पहले, इजराइल ने कहा था कि टनल इजराइल में पहुंच रहे हैं गाजा से, तो हम तबाह कर रहे हैं। तो ये हर तरफ से जो घेरने का इंतजाम किया है, क्या ये आखिरी जंग लगती है? आपको क्या लगता है? मैं तो बोल ही रहा था पिछले 2-3 सालों से कि 2028 तक the 80-year curse is upon Israel. The 2 earlier Israeli kingdoms never went beyond 80 years. तो इसकी तो कमी गुंजाइश लग रही है, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़े पाप और इतनी बड़ी गलतियां कर ली है, जिन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और देखिए, हम लोग इसराइल की जो खात्मे की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ने अपार्थाइड साउथ अफ्रीका की बात की थी कि एक अपार्थाइड स्टेट को खत्म होना चाहिए। तो साउथ अफ्रीका है, वहाँ के गोरे और काले लोग साथ में रहते हैं, ठीक है। तो पीपल हैव अ राइट, स्टेट्स हैव नो राइट। अगर स्टेट ऑपरेसिव हो जाती है तो फिर वो ऑपरेसिव स्टेट कभी ना कभी गिरेगी। तो इजराइल एक ऑपरेसर, एक्सप्लॉइटेटिव, जेनोसाइडल, हॉलोकॉस्ट स्टेट है, ओके। और उसकी जो रूलिंग आइडियोलॉजी है, ज़ायनिज्म, हाईली रेसिस्ट आइडियोलॉजी है, सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है, वो स्टेट को तो कोलैप्स होना ही होना है, क्योंकि उसकी रूलिंग स्टेट आइडियोलॉजी कोलैप्स हो रही है। आज जो ज़ायनिज्म, जूडाइज्म और ओल्ड टेस्टामेंट की जो क्रिटिक हो रही है, और मैं इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट की क्रिटिक कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इतने जेनोसाइडल वर्सेस है,
क्योंकि नेथन्याहू ने एमेलेकाइट सैम्यूल्स का जो एक चैप्टर है, सैम्यूल बुक ऑफ सैम्यूल्स, उसमें जो एमेलेकाइट वाला वर्स है, तो उसमें उसके यावे बोलते हैं कि तुम जाओ अंदर और वहां के बच्चों और औरतों को मारो, कत्लेआम करो। ठीक है, तो ये तो सब ओल्ड टेस्टमेंट में है। नेथन्याहू बोल रहा है मेरी जो होली बुक में वो तो मैं कर रहा हूँ, इसलिए वो कोट कर रहा है पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, तो ये पूरा जो घिनौना चेहरा है ओल्ड टेस्टमेंट और तोरा का, जो मुसलमान आज तक समझा भी नहीं, हम लोग खाली तोरा तोरा बोलते थे, मगर ये तोरा में क्या क्या है वो क्रिटिक करना, हम लोग खाली पीपल ऑफ द बुक बोलते हैं, मगर वो बुक के अंदर है क्या, बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, तो वो पूरी आइडियोलॉजी जायनिज्म और जो बेबीलोनियन टालमुडिज्म का कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि अपने आप को बोलते हैं हम लोग चोजन पीपल ऑफ गॉड है, और ये गॉड ने हमको जमीन दी, तुम लोग होते कौन हो भाई, वी आर द चोजन पीपल, हम है तो वी आर द ब्लेसिंग अपॉन द वर्ल्ड। इतने पागल हो गए वो सब। पूरा इजराइल एक मेंटल असाइलम है, इट इज अ साइकोटिक कंट्री। ओके, देयर इज barely any पीस मूवमेंट लेफ्ट। 90s में एक पीस मूवमेंट था, अभी तो कुछ बचा भी नहीं है। तो ये स्टेट तो अपने आप गिरने ही वाला है। वो और मैं आपको याद होगा, मैं आपको बोलता था कि जितनी ये कट्टर यहूदी स्टेट होगी, इतना खतरा है इजराइल को, यही डुबा डालेंगे। तो स्मोट्रिच और बेन-गवीर और नेतन्याहू की जो सरकार, एक्सट्रीम कट्टर यहूदी सरकार आई है, वो ही इजराइल को खात्मा कर रही। ईरान को कहीं करने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपना खात्मा करे। ये बेन-गवीर का बयान आया है कि अगर आपने जंगबंदी मुकम्मल की तो हम गवर्नमेंट से अलग निकल जाएंगे, और क्या क्या वो धमकियां दे रहा है। अभी कभी रिजाइन की बात कह रहा है, लेकिन क्या इसी झटके में जाएगा इजराइल? क्योंकि मुझे याद है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इजराइल के हैं, उन्होंने कहा था कि 80 साल से ज्यादा यहूदी हुकूमत अब तक कभी नहीं रही, तो इसलिए हमारी तो ये हुकूमत जाने वाली है। अब इस हुकूमत जाने वाली के इतने प्रेडिक्शंस आने के बावजूद अमेरिका कब तक इसके साथ जुड़ा रहेगा? ये 80 साल उसको भी तो समझ में आ रहे होंगे। पॉइंट इज के जब स्ट्रेटेजिक वैल्यू इजराइल की खत्म हो जाएगी कि भाई जिसके कारण उसको वहां बसा के बना के रखा था, अभी वही काम नहीं कर पा रहा हमारा, तो क्यों सपोर्ट करेंगे? और वैसे भी इजराइल की कोई जरूरत थी नहीं। ये जितने गल्फ कंट्रीज हैं वैसे भी उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे थे, इजराइल के कारण सबके ताल्लुकात खत्म हुए। एक अमेरिकन ने वही बोला कि इजराइल इज प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट एनिमीज, मगर हमारे एनिमीज ही किधर थे? इजराइल के कारण सब एनिमीज बने। ठीक है, तो इजराइल अगर उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया तो इजराइल को बाद में किनारे कर देंगे, छोटा सा मुल्क है, उसमें है क्या? ओके, सो द पॉइंट इज के मगर ये ज़ायनिस्ट लॉबी जो ऑपरेट करती है कि हाउ डू दे कंट्रोल अमेरिकन पॉलिटिक्स, इट इज सो रिडिकुलस एक्चुअली। अमेरिका का टैक्स पेयर का पैसा, मान लो कि $5 बिलियन गया हर साल इजराइल, ठीक है, उसके बाद उसी की एक बड़ी रकम वापस इजराइल अमेरिका के पॉलिटिकल लीडर्स को खरीदती है। ये किकबैक्स है। मैं तुमको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ अहमद भाई एक काम के लिए, उसमें से 20% मुझे वापस दे देना, जैसे यहाँ हफ्ताखोरी चलती है ना, ये पूरा वही रैकेट है। ठीक है, तो अमेरिका से पैसा आता है इजराइल को, भाई मैं तुमको $5 बिलियन दे रहा हूँ, 2.5 बिलियन तुम रखो, 2.5 बिलियन मेरे दो। ऐसा खरीद एक तो खरीदा है। पूरा जेफरी एप्स्टाइन वाला जो रैकेट था सेक्सुअल स्कैंडल्स का, वो पूरा ब्लैकमेल वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है भाई विटनी वेब। वो किताब क्या है? वन नेशन अंडर ब्लैकमेल, वो जो अमेरिका बोलता है ना वन नेशन अंडर गॉड, वो किताब 2 वॉल्यूम में है, वन नेशन अंडर ब्लैकमेल। कैसे सीआईए और मोसाद पूरी रैकेट चला रहा है सेक्सुअल ब्लैकमेल का पूरे अमेरिका में। तो ये हालत है कि 97% कांग्रेसमैन और सेनेटर जो चुनकर आते हैं वो प्रो इजरायली होते हैं। तो आज फिलिस्तीन की आजादी का सवाल है, मगर उसके साथ अमेरिका की भी आजादी का सवाल है। पूरा कब्जा कर लिया इजराइल ने। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिलिस्तीन की आजादी दुनिया की आजादी का सवाल बन चुका है। यही ज़ायनिस्ट लॉबी रशिया और यूक्रेन का वॉर उन्होंने करवा दिया है। यही ज़ायनिस्ट लॉबी लंदन पे कंट्रोल किया है। यही ज़ायनिस्ट लॉबी कनाडा से लेकर फ्रांस में और सब जगह है, जर्मनी में। तो ये तो पूरी दुनिया की आजादी का सवाल बन चुका है आज फिलिस्तीन की आजादी। ये पूरी दुनिया की आजादी का सवाल बन चुका है। उधर यूक्रेन में ये लोग हार चुके हैं, इधर यहाँ भी कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। इसके बाद तो एक तरह से हॉलो किस्म की जो कही जा सकती है, बिल्कुल खाली एक कोई डब्बा हो और उसमें कुछ भी ना हो, खाली हो चुका हो, तकरीबन ऐसी हालत होती जा रही है। आखिर ये हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, हूथी, ये इन्होंने ऐसी ताकत क्या दिखा दी कि ये सब खत्म होते जा रहे हैं? क्या क्या ये मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम लोग ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं? अगर पिछले नैरेटिव्स को हम याद रखें
अमेरिका सुपर पावर, इजराइल को ना हारने वाली फौज, उनकी इतनी हवा निकल गई। आखिर क्या ये सिर्फ शहादत का जज्बा है, टेक्नोलॉजी है, क्या चीज है जो ईरान की रेवोल्यूशन से एक तरह से स्पिल ओवर होते होते इस पूरे इलाके में जो सिचुएशन नजर आ रही है वो इतना बड़ा खतरा बन गई इन सारी ताकतों के लिए? दो देश, मतलब फिलिस्तीनी तो अपनी आज़ादी के लिए लगभग लगातार 1917 1948 के बाद लड़ते रहे, उन्होंने कभी गिव अप किया नहीं। एक तो वो संघर्ष करते रहे, और दूसरा जो 1979 का जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, ये दो बड़े टर्निंग पॉइंट है ये पूरे इलाके के लिए। सीरिया भी लगातार खड़ी रही, सीरिया ने भी कभी अपने नेशनल आज़ादी के मुद्दे, फ्रीडम के मुद्दे, सॉवरेनिटी के मुद्दे पे कभी सरेंडर किया नहीं। ये तीन देश तो थे। तो पॉइंट इज, इट इज़ वेरी सिंपल कि जो राष्ट्र अपनी आज़ादी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, और वो स्वाभाविक बात थी कि अपनी ज़मीन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने अस्मिता के लिए जो खड़े रहे, उसमें से फिलिस्तीनियंस, सीरियंस और ईरान, ये तीन तो खड़े रहे। और उसके साथ 1982 के बाद जो पूरा उभार हुआ हिजबुल्लाह का, ये एक चौथी ताकत बनी। और बाद में जो यमन ने भी बहुत बड़ा संघर्ष करके अपनी आज़ादी को डिफेंड किया है और बता दिया कि बड़ी ताकतें हमको नहीं हरा पाई, अंसर और हुतियों की। तो ये जेन्युइन लिबरेशन मूवमेंट्स के लोग हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी, देश की आज़ादी और अपने लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। और अभी इराक में से जो इतने लंबे दौर के बाद एक रेजिस्टेंस मूवमेंट वापस इराक में खड़ी हुई है, तो ये पूरा जो बेल्ट है। और पॉइंटिस के, मैंने तो 2006 में, एक्चुअली उसके पहले भी इजराइल हार चुका था सन 2000 में, जब उसको लेबनान से हार के निकलना पड़ा। 2005 में गाजा से निकलना पड़ा। मगर सन 2006 में जब वो हिजबुल्लाह के सामने 35 दिन की जंग के बाद हारा, तभी मैंने लिख दिया था कि इजराइल एज अ मिलिट्री पावर इज ओवर नाउ। इजराइल को अगर लग रहा है कि पॉलिटिकल सवालों को मैं मिलिट्री ताकत से खत्म करूंगा, तो वो दिन जा चुके। तो इजराइल तो 2006 में खत्म हो चुका था, ओके, एज अ मिलिट्री पावर। दूसरी बात की, जहां तक अमेरिका की बात है, जो उसने 1996 में डॉक्यूमेंट निकाला था, दी कमिंग अमेरिकन सेंचुरी, ये जो 21st सेंचुरी है वो अमेरिकन सेंचुरी होगी, प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी, जो पीनैक डॉक्यूमेंट बोलते हैं कि अगले 100 साल हमारे सामने है कौन? सोवियत रूस खत्म हो गया, यूरोप भी हमारे ताबे में है कौन हमारे सामने? तो ये तो उन्होंने आते आते सन 2010 में ही खत्म हो गया था अमेरिका। अफगानिस्तान में जाके फंस गए, इराक में जाके फंस गए, दुनिया में एक माहौल था अमेरिका के खिलाफ। और अभी तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद और इराक से भी लगभग वो निकल ही चुके हैं। तो अमेरिका की ताकत क्या है? चाइना उभरते हुआ ताकत है, रशिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, मगर रशिया एक मिलिट्री पावर करके वापस उभर कर आया है, ठीक है। यूरोप में वो औकात नहीं है वो लड़ाई लड़ने की। और आज जो ब्रिक्स का फॉर्मेशन, जो 5 ब्रिक्स कंट्री है, उन्हीं की जीडीपी G7 से ज्यादा हो चुकी है, और ब्रिक्स एक्सपेंशन हो रहा है, ओके। जो ब्रिक्स को इररिलेवेंट और नॉन अलाइन मूवमेंट, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट वो नेवर नॉन अलाइन, एक्चुअली इट वाज ऑलवेज स्टैंडिंग विद द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। वो नाम ही उन्होंने एक्चुअली गलत दे दिया था, नॉन अलाइन नहीं थे हम लोग। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में जरूर खड़े थे एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, मगर हमारा we were more left leaning, all those countries, because we were fighting Europe and America's imperial colonial the powers over there. Point is, BRICS जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट का नया थर्ड वर्ल्ड का, नया ग्लोबल साउथ का कंसोलिडेशन है, जिसको रशिया वर्ल्ड मेजॉरिटी बोलता है क्योंकि वो खुद नॉर्थ में आता है। तो आप वर्ल्ड मेजॉरिटी बोलो या ग्लोबल साउथ बोलो, एंड वी आर एक्चुअली द वर्ल्ड मेजॉरिटी। तो वर्ल्ड मेजॉरिटी अभी साथ में आ रही है, ओके। और अमेरिका और यूरोप जो छोटे 1 बिलियन की आबादी उनकी है, हम लोग 7 बिलियन है, तो ये 7 बिलियन की अभी आबादी एक साथ आ रही है, ओके। नाउ द पॉइंट कम्स कि एक्चुअली जो आपका सवाल था कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस विद पैलेस्टाइन। सो इफ अमेरिका इजराइल वांट्स, द पैलेस्टाइंस आर रेडी फॉर अ 2-स्टेट सॉल्यूशन। अगर नहीं तो ये जंग चलती रहेगी, तो मुझे तो कोई संदेह नहीं है, नो डाउट कि इजराइल हारेगा। वैसे भी सब इजरायली के पास डबल पासपोर्ट होते हैं, डबल नेशनलिटी। 5 लाख तो अभी जंग में भाग गए, उनको दिख रहा है कि जो ख्वाब था वो नाइटमेयर बन चुका है। इजराइल वाज सपोज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द जूज, नॉट क्रिएट बिगर प्रॉब्लम्स फॉर देम। और इजराइल ने जूस के लिए पहले से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। अब दुनिया में यहूदी बदनाम हो चुका है। लंदन जैसी जगह में नो गो एरियाज हो गए हैं।
यानी यहूदी जाते हुए डरते हैं उन जगहों पर। तो ये जाहिर है नफरत बढ़ी है। तो बढ़ी है इजराइल के कारण। यहूदी जो समझदार है और जो ईमानदार है, उन्होंने ये कहा कि नॉट इन माय नेम, इजराइल मुझे रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि इजराइल बोलता है दुनिया के यहूदी हमारे, ये बोलता है भाई हम तुम्हारे नहीं है, हम जहाँ है वो ठीक है, वो तुम्हारे पागल खाने में कौन आएगा। सेकुलर जूस तो छोड़ रहे, क्योंकि कट्टरवादी धार्मिक जूस पूरा टेक ओवर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में अभी वहां भी एक फैसला आने वाला है कि जो धार्मिक जूस है उनको मिलिट्री में जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनके खिलाफ ये फैसला आ गया तो वो तो बोले कि हम लोग इजराइल छोड़ के चले जाएंगे। जी, जो वो एक फैसले की हद तक कई बात पहुंच गई है। अप्रैल से उनको कहा जा रहा है अभी के उनकी भर्ती शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ आ गया है वहां से। मगर इतने धार्मिक लोग लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं भाई? हाँ, वो नहीं, वो तो इस हद तक कह रहे हैं कि साहब इजरायली फौज में शामिल होना कुत्तों की तरह से, कुत्तों की फौज में शामिल होना है, वो इस हद तक कह रहे हैं। यानी ये स्टेटमेंट है बाकायदा। तो जाहिर है मौत से डर भी है और जबरदस्ती कब्जा करके बैठना भी है। तो ये अजीब, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी मोरवारा साहब, आपने बात जोड़नी थी आपसे। हाँ जी जी। एक तो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का जो मुद्दा है, जो 18 अप्रैल को भी आने वाला है, क्योंकि पैलेस्टीन सरकार ने, पैलेस्टीन अथॉरिटी क्लियर कर बोला है भाई अभी बहुत हो गया, 2011 के बाद हम लोग ठहरे, अभी हम लोग को हमारा स्टेटहुड चाहिए, यूएन का फुल मेंबरशिप चाहिए। तो पहला कदम तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी होती है जहाँ नए स्टेट को पे चर्चा होती है उसको लेना है कि नहीं, तो वहां तक तो बात आ चुकी है। उसका 2 स्टेप है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले एक्सेप्टेंस होती है और बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका उसको वीटो करेगा कि नहीं वो देखता है, ज्यादा करके तो वीटो करेगा, क्योंकि अमेरिका ने कानून बनाया कि अगर यूनाइटेड नेशंस पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करता है तो मैं यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग बंद कर दूंगा। तो आप सोचे, तो हमारा तो अभी अपील होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस को न्यूयॉर्क से हटा दो, अमेरिका से हटा दो, और यूरोप से हटा दो, कोई एक सिंगापुर टाइप कंट्री में यूनाइटेड नेशंस को लाओ, छोटा कंट्री है उसमें कोई एक न्यूट्रल काइंड ऑफ इलाका है, ठीक है, और अभी इसको हटाओ। यूरोप और अमेरिका सेंटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। मगर ये बहुत बड़ा सवाल अभी आने वाला है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एक खबर है, ये जो नरसंहार हुआ है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है कॉल लैवेंडर, ओके, क्योंकि इजरायली फौज का पहले बोलना था कि हम 15-20 दिन की जंग करते थे तो टारगेट हमारे खत्म हो जाते थे, मगर इस बार इतने टारगेट कहाँ से मिले। तो एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैवेंडर, जहाँ उन्होंने जिन जिन हमास के एक्टिविस्ट हो, मिलिटेंट्स हो, या जो भी अलग अलग फैक्शंस के जो लीडर्स हो या कार्यकर्ता हो, उन सबके फोटो उन्होंने लेके रखे थे। वो पूरा मैपिंग हो जाता है, तो फिर वो फीड करते हैं ये पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लैवेंडर में, और वो उनको टारगेट देता कि ये घर में है, ये गली में है, ये स्कूल में है, वगैरह वगैरह करके। इसलिए दिन के उनको 100 टारगेट मिल जाते थे। तो ये पहली वॉर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियाद पे लड़ी गई है, जिसमें ह्यूमन कंट्रोल बहुत कम है, पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो कॉल्ड इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है। इसलिए बड़ा नरसंहार हुआ है, और उसका परिणाम यह है कि गूगल में एक बहुत बड़ी अपराइजिंग हो गई है, क्योंकि गूगल को 1.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसराइल ने ये टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ एक वर्कर ने उसका विरोध किया, उसको काम पे से निकाल दिया, और बाद में अभी 40 गूगल के वर्करों ने ग्रुप बनाया है और वो लड़ रहे हैं कि गूगल विल नॉट बी यूज टू फॉर जेनोसाइड, टेक अगेंस्ट अपार्थाइड उन्होंने नाम दिया है। आपकी बात इसमें एक पिछले दिनों एक वाकया हुआ था, कंफर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। पिछले दिनों इजराइल ने एक कोलाज छापा था बहुत से तस्वीरों का, और उसमें दावा किया था कि हमने इन लोगों को मार दिया है, और बाद में फिर हमास की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये लोग नहीं मारे गए। तो इजराइल ने कहा कि ये ह्यूमन एरर की वजह से ये तस्वीरें छप गई हैं, यानी उनका वो दावा झूठा निकला था। तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फोटो इकट्ठा करने की बात है, वो मेरे ख्याल से ये बात इस तरह से भी साबित हो रही है कि वो ये तरीका अपना रहे हैं। ये बात अपनी जगह सही है कि वो दावे ज्यादा कर लेते हैं कभी कभी साइकोलॉजिकल वार के हिस्से के तौर पर या गलती की वजह से, लेकिन वो इस्तेमाल जरूर हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिरी पॉजिटिव नोट पे एंड करूं, और एक खास करके हमारे क्रिश्चियन दर्शकों को जो भी देख रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों पहले ईस्टर और का त्यौहार गया था, गुड फ्राइडे का। तो जो आइजैक मुंथर करके जो रेवरेंड है, जिन्होंने बेथलेहम में क्रिसमस के टाइम पे ऐलान किया था, पूरी दुनिया में सुनाया गया था, एंड ही सेड क्रिसमस अंडर द रबल, कि हमारे बच्चे जो है आज
तो जीसस क्राइस्ट होते तो वो भी वही हालत होता उनका। तो उनका बोलना था कि जैसे पैलेस्टाइन में परसिक्यूशन और क्रूसिफिक्शन हुआ था जीसस का, मगर उनका रेजरेक्शन हुआ था, और फिर से पैलेस्टाइन का भी रेजरेक्शन होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस उम्मीद के साथ फिर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि इस बार जंग के नतीजे बहुत ही मुख्तलिफ होने जा रहे हैं। वो सारी ताकतें जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में समझ रही थी, अब उनकी मुट्ठी खुल चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से भी कंट्रोल करते हैं। और दुनिया के मुल्क, सभी अवाम अपने अपने इख्तियारात के साथ जीना चाहते हैं, आजादी के साथ। उस हक में अगर कोई डाका डालना चाहे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि फिलिस्तीनियों की आजादी दुनिया की आजादी का एक तरह से सिंबल बनेगी। और अब जो है वो जो आपने बताया कि ईरान, सीरिया और इराक, लेबनान, ये इन मुल्कों में जो आजादी की लहर चली, उससे पूरी दुनिया की सियासत पर असर पड़ रहा है। और वही वजह है कि वो एक ताकत के तौर पर अब खड़ा है। और अब ईरान से अमेरिका को एक तरह से इनडायरेक्टली माफी मांगनी पड़ रही है, और ईरान की धमकी की वजह से इजराइल को अपनी एम्बेसियां बंद करनी पड़ रही हैं। यहां तक बात पहुंच गई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइए अपने इस वीडियो के सिलसिले में जो भी आपकी राय हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।